यहाँ के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी ले लीजिए आप, आईआईएम्स ले लीजिए आप, एनआईटी ले लीजिए, टेक्निकल, अगर हम टेक्निकल एजुकेशन में बात करें तो यहाँ से जाके वहाँ यूएस में आप जितनी भी टॉप कंपनीज ले लीजिए, उसमें मेजॉरिटी सीईओज और जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं वो आपको इंडियंस मिलेंगे। यूनिवर्सिटी वहाँ काम आती है जहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज आपको चाहिए, या यूनिवर्सिटी के आपको प्रोफेसर्स वहाँ पर चाहिए, या यूनिवर्सिटीज़ का कोर्स वर्क आपको वहाँ पर चाहिए। बट जहाँ तक आपकी बात आती है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, वो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है। बट होल लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि अमेरिकन्स भी ऐसे हैं जो मतलब इंडियन अमेरिकन्स भी हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स भी हैं, अमेरिकन्स वो भी हैं जो यूरोप से आके यूएस में सेटल हुए हैं, और फिर वो भी हैं जो हमारी तरह इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं। तो एआई एक चैलेंज नहीं कॉन्स्टिट्यूट करता मैं। एआई इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड एसेंशियल टूल हमारी डे टू डे लाइफ को ईजी करने के लिए। कॉन्सेप्ट है ऑफिस आवर्स का, कि क्लासरूम के बाद अगर आपको प्रोफेसर से कोई भी आपका क्वेश्चन है, चाहे आपका क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन है या आपका प्रोफेशनली कोई क्वेश्चन है आपकी इंटर्नशिप्स या जॉब्स को लेकर, तो आप वो ऑफिस आवर्स के अंदर प्रोफेसर के ऑफिस में जाके आप उनसे पूछ सकते हैं वो। तो एक बड़ा पर्सनल टच है वहाँ पर एजुकेशन में। और दूसरा वहाँ पर जो मैंने फील किया कि एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट है पढ़ाई का। आपको कोई फोर्स नहीं है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और आपके मास्टर्स के अंदर भी अगर आपको सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, तो आपके पास ये लिबर्टी है कि आप एक अपनी मास्टर्स को आपके हिसाब से ही आप उसको डिज़ाइन करें कि उसके अंदर भी मुझे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। सिचुएशन जो सिक्योरिटी काउंसिल में है उसको हम मॉनिटर करते हैं। अगर कोई भी अगर कल किसी भी विषय पे, जैसे फ़लस्तीन के मुद्दे पे, यूक्रेन के मुद्दे पे, जैसे भी कोई भी मीटिंग होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उससे पहले एक हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कल उस मीटिंग में क्या होने वाला है। और मैं 2021 में फिर मास्टर्स करने के लिए यूएस गया, जो मैंने स्पेशलाइजेशन की इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशंस में फ्रॉम फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी। नमस्कार, मेरा नाम है सत्संग और आज स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं गौरव रिडाल। आप यूएस के अंदर पॉलिसी एनालिस्ट हैं, रहने वाले जींद के हैं, लेकिन पिछले कई सालों से आप यूएस में रहते हैं, वहाँ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए काम करते हैं। हमारा हरियाणा का कोई बंदा सक्सेसफुली यूएस में काम कर रहा है तो हमारी द हरियाणा टॉक्स की इच्छा रहती है, प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा जो यूथ है उसके लिए एक मार्गदर्शन मिल सके, और ताकि एक रास्ता पता लग सके कि आखिरकार क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या संभावनाएं हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी, अच्छा गौरव जी, आप यूएस के अंदर एक पॉलिसी एनालिस्ट हैं। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, पॉलिसी एनालिस्ट कौन होता है, क्या करता है पॉलिसी एनालिस्ट? जी, नहीं, थैंक यू। पॉलिसी एनालिस्ट का मेनली एक काम होता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट, और ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस हैं, एजेंडा आइटम्स हैं, उनको क्लोजली मॉनिटर करता है। जो भी सिक्योरिटी काउंसिल का, ये एक अकेली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी काउंसिल का डे टू डे जो काम है उसको बहुत ही करीबी तौर से उसके ऊपर नज़र रखता है। और हमारा एक 3 तरीके से एक जो एम है, ऑब्जेक्टिव है काम करने का, कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इफ़ेक्टिवनेस जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको बढ़ाने का काम है, उसको प्रमोट करने का काम है एसेंशली। तो एक पॉलिसी एनालिस्ट का काम है कि जो भी विषयों पर उनकी एक्सपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा सब्जेक्ट अफ्रीका है, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जो भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस हैं, जो भी एजेंडा आइटम्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जो सिक्योरिटी काउंसिल उनमें डील करती है,
उनके ऊपर विशेष तरीके से नज़र बनाए रखना, उनको मॉनिटर करते रहना, उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उनको एनालाइज करना क्लोजली, और उनको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से उनके ऊपर रिपोर्ट्स तैयार करना, उनके ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एसेंशली क्या काम कर रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या काम नहीं कर रही है, और वो काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उनमें जो सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स हैं उनके क्या रोल है, उनकी क्या पोजीशंस हैं, और उनके आपस में क्या डायनामिक्स हैं, उनके ऊपर एक पॉलिसी एनालिस्ट अच्छे तरीके से उनको एनालाइज करते हैं कि उनके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना। अच्छा, मतलब आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए जो आपकी एजेंसी है वो काम करती है, जिसका आप हिस्सा हैं जी, और आपका जो वो डोमेन उनके लिए है काम नहीं करते, बट एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके डे टू डे अफेयर्स के अंदर आप एक रिपोर्ट तैयार करते जी, हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। सिचुएशन को मॉनिटर करते हैं। ना कि सिर्फ हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, हमारे मतलब और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। जो कंट्रीज़ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इलेक्ट होके जा रही होती हैं उनके डिप्लोमेट्स को ट्रेन करना कि हाउ टू बी एन इफेक्टिव काउंसिल मेंबर। तो जैसे इंडिया को लेकर, तो इंडिया को भी मॉनिटर करते हैं आप वहाँ से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए? नहीं, इंडिया एज अ स्पेसिफिक हम मॉनिटर नहीं करते, बट जो भी अगर कोई भी सिचुएशन जो सिक्योरिटी काउंसिल में है उसको हम मॉनिटर करते हैं। अगर कोई भी अगर कल किसी भी विषय पे, जैसे फ़लस्तीन के मुद्दे पे, यूक्रेन के मुद्दे पे, जैसे भी कोई भी मीटिंग होती है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, उससे पहले एक हम रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कल उस मीटिंग में क्या होने वाला है, क्या पोजीशंस होने वाली हैं और क्या इश्यूज़ हैं जो डिस्कस होने वाले हैं उस मीटिंग में। तो पॉलिसी एनालिस्ट बेसिकली ये काम करता है जो आपने बताया है जी। ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ाई वढ़ाई क्या की है? इंडिया में आपने क्या पढ़ाई की, फिर आप अमेरिका गए और वहाँ आपने क्या पढ़ाई की जो आज आप एक पॉलिसी एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं? तो मेरी शुरुआत असेंशली वैसे तो जीन से ही होती है। मेरे फादर उन्होंने आर्मी में सर्व किया ऑलमोस्ट 20 साल, बट वो 2002 में जब रिटायर हुए तो हम जीन सेटल हो गए। तो उसके बाद 2006 में मेरे फादर ने डिसाइड किया कि हमें चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाना चाहिए फॉर डिफरेंट रीजंस, पर्सनल रीजंस। उसमें दोनों हैं, हेल्थ भी और मेनली एजुकेशन, क्योंकि चंडीगढ़ शुरू से ही हरियाणा और पंजाब में एक हब रहा है एजुकेशन का। तो उस रीज़न से फिर हम 2006 में चंडीगढ़ हम शिफ्ट हुए और वहाँ से 2006 से लेकर 2015 तक मेरी हायर एजुकेशन 12th कंप्लीट हुआ वहाँ पर। और उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू परस्यू लॉ। तो फिर मैंने जैसे हमारा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है BA-LLB, तो मैंने एडमिशन लिया आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में, जो कि है मोहाली में, और वो कंप्लीट होता है 2020 में। और कोविड के समय, बिल्कुल कोविड आ ही गया था 2020 में, बल्कि जो हमारे एग्ज़ाम्स हुए लास्ट सेमेस्टर के वो भी ऑनलाइन ही हुए। तो मेरा प्लान था कि जैसे ही मेरे बैचलर्स ख़त्म हो मैं US चला जाऊँ मास्टर्स करने के लिए। तो बट कोविड आ गया तो उसकी वजह से सारी फ़्लाइट्स बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज़ लॉकडाउन में थी। तो ऑफ़र आए वहाँ से कि आप वर्चुअली स्टार्ट करिए इंडिया से ही हम मास्टर्स के लिए। बट मेरा जो सोल एम था US जाने का कि वहाँ पे एक एक्सपोजर लिया जाए एजुकेशन का, तो वो तो ऑनलाइन रह के, वर्चुअली रह के नहीं हो सकता था। तो फिर मैंने एक साल अपना डिले किया और मैं 2021 में फिर मास्टर्स करने के लिए US गया, जो मैंने स्पेशलाइजेशन की इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशंस में फ्रॉम फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी, जो एक इंस्टीट्यूट है जिसकी स्पेशलाइजेशन ही इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल रिलेशंस के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स में उनकी गिनती होती है। तो 2021 में वहाँ के जाने के बाद वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वो ही क्यों चूज़ हुआ और ये ही स्पेशलाइजेशन क्यों चूज़ हुई। बट 2022 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है और उसके बाद जैसे ही मैं लाइक लाजमी है कि आप की एजुकेशन कंप्लीट हुई और आप जॉब्स के लिए फिर सर्च कर रहे हैं,
तो मैं भी उसी जॉब मार्केट में था। तो देन आई फाउंड माई सेल्फ वर्किंग फॉर परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, जो कि एक रिप्रेजेंटेशन है इंडिया की। आप किसी भी देश में जाएं, इंडिया की एक रिप्रेजेंटेशन होती है, कॉन्सुलेट्स होते हैं, मिशंस होते हैं, बट यूएन के लिए स्पेसिफिकली एक रिप्रेजेंटेशन है जिसको परमानेंट मिशन बोला जाता है। तो वहाँ पे मैंने मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही देन आई स्टार्टेड वर्किंग वहाँ पर। और सबसे लकीली क्या बात थी कि इंडिया उस समय पर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था 2021 में और 2022 में। तो मुझे एक मौका मिला इंडिया के लिए काम करने का, ये बहुत ही ऐतिहासिक मौके पर। और जैसे ही मेरा वहाँ से टेन्योर ख़त्म हुआ, सो देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कि वहाँ पर भी वैकेंसी अवेलेबल हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर समबडी हु हैव दिस एक्सपीरियंस, जिनके पास वो एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी काउंसिल में काम करने का। और बस वो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ और आज मैंने 2022 में वहाँ से स्टार्ट किया था और आज 2026 हो गई है। तो आपने मतलब आप जैसे हमारे यहाँ बीए एलएलबी के बाद एलएलएम होती है जी, तो एक तरह से जो आपने यूएस के अंदर पीजी डिग्री की वो एलएलएम की इक्विवेलेंट है। एलएलएम, उसको भी एलएलएम ही बोलते हैं। अच्छा, वहाँ पर भी, वहाँ भी एलएलएम बोलते हैं। और आपने क्या डिफरेंस पाया इंडियन एजुकेशन में? यहाँ से आपने नर्सरी टू बीएलएलबी किया और वहाँ एलएलएम किया, तो क्या डिफरेंस पाया दोनों की एजुकेशन में, एजुकेशन स्टैंडर्ड में, करिकुलम में, वे ऑफ टीचिंग में, पेडागोजी में? बहुत सारी चीज़ें हैं। जी जी, नहीं आपने जो भी एक मेन एलिमेंट्स होते हैं पढ़ाई के, आपने सबका ही जिक्र कर दिया, चाहे वो स्टूडेंट्स हों या टीचर्स हों या पढ़ाने का तरीका हो। बट जो मेन डिफरेंस मेरे को लगा वहाँ पे पढ़ाई का कि वो बड़ी स्टूडेंट सेंट्रिक है। वहाँ पे आपको अगर मैं स्पेसिफिकली मेरी बात करूँ, जहाँ पे मैंने पढ़ाई की, वहाँ पे क्लासरूम्स थे वो बहुत छोटे थे कि जो स्टूडेंट और टीचर की इंटरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। कि आपके पास स्मॉल क्लासरूम्स हैं, अगर आपके पास 10, 15, 20 बच्चे मैक्सिमम एक बैच है जो एक प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, तो जो प्रोफेसर और स्टूडेंट की इंटरेक्शन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद आपका एक प्रोफेसर एक पर्सनली इन्वॉल्व होते हैं बच्चे की ग्रोथ में। और दूसरा वहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग था कि अगर आप मास्टर्स की बात करें पर्टिकुलरली और अंडर ग्रेजुएट में भी, कि अलग अलग वहाँ पे आपके साथ जो पढ़ रहे होते हैं बच्चे, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं। अगर हम मास्टर्स की बात करें तो कोई, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो कोई इकोनॉमिक्स से आता है, कोई ह्यूमन राइट्स से आता है, कोई ह्यूमैनिटेरियन वर्ल्ड से आता है, कोई डिप्लोमेट है, कोई अपनी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। तो आपकी जो होराइजन है, जो आपका ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट है, वो बड़ा अच्छे से होता है वहाँ पर एक क्लासरूम के अंदर। और जो जैसे मैं स्टूडेंट और प्रोफेसर की बात कर रहा था, एक वहाँ पे हम, वैसे तो आजकल इंडिया में भी नई नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं और उसी पैटर्न पे वो यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं। बट जैसे वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है ऑफिस आवर्स का, कि क्लासरूम के बाद अगर आपको प्रोफेसर से कोई भी आपका क्वेश्चन है, चाहे आपका क्लासरूम से रिलेटेड क्वेश्चन है या आपका प्रोफेशनली कोई क्वेश्चन है आपकी इंटर्नशिप्स या जॉब्स को लेकर, तो आप वो ऑफिस आवर्स के अंदर प्रोफेसर के ऑफिस में जाके आप उनसे पूछ सकते हैं वो। तो एक बड़ा पर्सनल टच है वहाँ पर एजुकेशन में। और दूसरा वहाँ पर जो मैंने फील किया कि एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट है पढ़ाई का। आपको कोई फोर्स नहीं है किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और आपके मास्टर्स के अंदर भी अगर आपको सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, तो आपके पास ये लिबर्टी है कि आप एक अपनी मास्टर्स को आपके हिसाब से ही आप उसको डिज़ाइन करें कि उसके अंदर भी मुझे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। उसको आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको इसी प्रोफेसर के साथ पढ़ना है या आपको ऐसी ही असाइनमेंट बनानी है। और दूसरा वहाँ पे इवैल्यूएशन का भी बड़ा डिफरेंस है। एक प्रोफेसर के पास लिबर्टी है कि वो इवैल्यूएशन मेथड को डिज़ाइन करें
उसका उनके पास इट कुड बी एनीथिंग कि एक सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम से लेके आप वीकली असाइनमेंट तक आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हमारी क्लासेस होती थी तो हम वीकली असाइनमेंट्स होती थी हमारी कि क्लास में जाने से पहले ही हमें हर हफ्ते एक असाइनमेंट कंप्लीट करके क्लासरूम में एंट्री मिलती थी। तो वो एक आपका कंटिन्यूस साइकिल है लर्निंग का कि उसमें कोई आपका ब्रेक नहीं है कि आपको ऐसा ही है कि आपको सेमेस्टर एंड होगा तभी आपको एग्ज़ाम दिया जाएगा और उस एग्ज़ाम के बाद आप नेक्स्ट चीज़ में क्वालिफाई करेंगे। इंडिया में कैसा है? वहाँ का तो है इंडिया, वहाँ का तो आपने काफ़ी इलाबरेट तरीके से समझाया। तो इसके कंपैरिजन में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्लो है या फिर यहाँ का पैटर्न थोड़ा अलग है? ये एक सिर्फ डिफरेंस है कि आपका पैटर्न अलग है। ये डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे स्लो है या वहाँ पे फास्ट है या स्टैंडर्ड की कोई डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप देखें कि यहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से पढ़कर बच्चे वहाँ जा रहे हैं और वहाँ पे जाके एक्सीलेंस पा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आपने अगर बैचलर्स यहाँ से की और मास्टर्स वहाँ से की और आप रातों रात कुछ चेंज हो गया। तो आपकी जो रूट्स हैं, आपकी रूट्स तो फाउंडेशन तो यहीं पर है और अगर आपकी फाउंडेशन ही कॉन्क्रीट है तभी आप जाके आगे कुछ कर पा रहे हैं। तो इंडियन एजुकेशन की फाउंडेशन बहुत सॉलिड है और यहाँ के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटी ले लीजिए आप, आईआईएम्स ले लीजिए आप, एनआईटी ले लीजिए, टेक्निकल अगर हम टेक्निकल एजुकेशन में बात करें तो यहाँ से जाके वहाँ यूएस में आप जितनी भी टॉप कंपनीज ले लीजिए उसमें मेजॉरिटी सीईओज और जो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं वो आपको इंडियंस मिलेंगे। हाँ, एक है कि हम एक फील्ड जैसे लिबरल आर्ट्स है जिसमें हम और अच्छा कर सकते हैं। तो वो तो आप कोई भी फील्ड ले लीजिए उसमें कहीं ना कहीं आप नथिंग इज़ परफेक्ट, तो उसमें कहीं ना कहीं आप हमेशा एक इम्प्रूवमेंट की जगह तो होती ही है। और आई थिंक धीरे धीरे जैसे जैसे देश हमारा प्रगति की तरफ चल रहा है उसके साथ साथ हर चीज़ में हम प्रोग्रेस कर पाएंगे। आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपने वहाँ एलएलएम तो किया लेकिन आसपास के माहौल से भी बहुत कुछ सीखा होगा यूएस में आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर आपकी विजिट होगी, पढ़ाई के लिए गए होंगे। तो आपने आसपास के माहौल से क्या आपके लिए कुछ कल्चरल शॉक था? वहाँ का बहुत कुछ ऐसा होता है जो इंडिया में तो नहीं था। एक आइडिया तो होता है लेकिन एक रियल लाइफ में, रियल टाइम में आप वहाँ जी रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, सस्टेन भी कर रहे हैं, बहुत कुछ है। आपकी कोई मॉनिटरिंग करने वाला भी नहीं है। हालांकि ग्रेजुएट तक बच्चा मैच्योर हो जाता है, दिमाग भी स्टेबल हो जाता है, बट इवन देन चैलेंजेस तो हैं ही ना। जी नहीं बिल्कुल। मेरी पहली विज़िट यूएस की 2017 में थी जब मेरी सिस्टर वहाँ पढ़ने गए मास्टर्स के लिए। और एक रीज़न मैं वहाँ गया वो भी था कि मेरे सिस्टर ऑलरेडी वहाँ पर थे, तो उनका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा मेरे को वहाँ लेके जाने में। पर जैसे आपने सही बोला कि एक माहौल से, एक एनवायरनमेंट से बहुत फ़र्क पड़ता है। 2017 में आप गए, कितने समय के लिए गए थे? 1 महीने के लिए। तो 1 महीने में तो आपको सब कुछ अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल। नया अच्छा डिफरेंट यूनिक। लेकिन जब आपको रहना पड़ता है थोड़ा सा तो देखो 2017 में क्या है कि आप छोटे समय के लिए जाते हैं तो आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही गेन कर पाते हैं क्योंकि आप स्क्रैच पे ही देख रहे हैं। गुडी होता है सब कुछ। आप सरफेस पे ही देख रहे हैं, आप ज़्यादा स्क्रैच नहीं कर पाते। और उस समय तक कोविड भी नहीं हुआ था। उस समय तक कोविड भी नहीं हुआ था, बिल्कुल। पर जब आप रहने लग जाते हैं तब आपको एक पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाता है कि आपको हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, आपको हर चीज़ खुद करनी पड़ती है। तो सबसे बड़ा वहाँ पर यही सीखने का है कि आपके पास आपकी डिपेंडेंसी नहीं है किसी चीज़ के लिए, किसी के भी ऊपर, चाहे वो खुद ही करना सब कुछ नहीं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके सिबलिंग्स हों, या आपका परिवार हो या गवर्नमेंट हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता। चाहे आप उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए और या नेगेटिव तरीके से। मैं उसको पॉजिटिव तरीके से ही लेता हूँ क्योंकि उसने लाइफ में बहुत कुछ सिखाया है। चाहे वो तो क्या आप 2021-22 में जब आप गए 21 में तो अकेले रहते थे?
जी। खाना खुना भी, जैसे हमारे यहाँ गांव से बच्चे आते हैं पढ़ाई करते वक्त, हॉस्टल नहीं मिलता तो बाहर रूम लेके रहते हैं, खुद ही खाना बनाते हैं, स्ट्रगल तो करते हैं। ये इनका अपना तरीका, आपका भी स्ट्रगल तो रहा ही होगा। मैं उसको स्ट्रगल नहीं बोलता, मैं उसको लर्निंग बोलता हूँ। चलिए लर्निंग कह लीजिए, लर्निंग तो रही होगी। लर्निंग है। तो लर्निंग में क्या क्या किया? तो मतलब लर्निंग जो में चीज़ आज लगता है यार वो बहुत ज़रूरी था, वो सिखाया बहुत कुछ, उस लर्निंग ने जीवन में हमें स्टेबल बना दिया। इस सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप घर से दूर रह रहे हैं। तो कई चीज़ें होती हैं कि आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली से दूर हैं, और अगर फैमिली में कोई भी, अगर आपको छोटी छोटी भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे रहना है। सबसे बड़ी लर्निंग तो यही है कि आपको अपने आप के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन फौजी के बेटे होने का कुछ तो बेनिफिट मिला होगा, क्योंकि उनका एटीट्यूड अलग ही होता है। वो हर सिचुएशन में उनको सिखाया जाता है कि आपको सरवाइव करना है, हर हाल में एक्सेल करना है। नहीं, मेरे फादर बड़े इमोशनल हैं, लेकिन फौजी तो हैं। तो हमारी अपब्रिंगिंग भी बड़ी इमोशनल हुई है, तो उस हिसाब से हम भी बड़े इमोशनल हैं। फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, और सबकी होती ही है। लेकिन डिसिप्लिन तो आया होगा ना? जी हाँ, एक डिसिप्लिन, बट एक खुद के रहने में डिसिप्लिन आप को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन फादर साहब अलग अलग पोस्टिंग पे तो रहे होंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो है कि भाई मतलब कि आपको दूर जा कर के सस्टेन करना है, विदाउट फैमिली भी रहना पड़ सकता है। कई बार ऐसी जगह पोस्टिंग होती है कि परिवार से कई दिनों में बात होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। परिवार से कई नहीं, वैसे तो आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आप मेरी तो सुबह बात होती है, फिर शाम को बात होती है वीडियो कॉल पे, तो इतना कुछ डिफरेंस मतलब यही है कि दूरी है, पर्सनल टच नहीं था बस। लेकिन हाँ, वो बाकी तो आजकल तो वीडियो कॉल पे लाइफ बड़ी इजी हो गई है। वैसे तो आजकल स्ट्रगल कम हो गई है, मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर आपको एक फ्रेमवर्क के हिसाब से ही आप अगर जाएं, और फ्रेमवर्क के हिसाब से ही आप अगर पढ़ाई करें तो बड़ी इजीली मैनेजेबल लाइफ है। कि आपने जैसे बैचलर्स किया एक फील्ड में, उसी को आगे एडवांस अगर आप परस्यू कर रहे हैं, वहाँ पे मास्टर्स कर रहे हैं, और उसी नॉलेज बेस को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आप स्किल्स एक्वायर कर रहे हैं, तो आपकी एक जो लाइफस्टाइल है, आपका जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट है, प्रोफेशनल सर्कल है, तो वो इसी हिसाब से आप उसमें ढल जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ में आप कौन कौन से कोर्स में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े? सो इंटरनेशनल लॉ में बेसिकली एक ब्रॉड एरिया है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसमें कि स्टेट्स आपस में कैसे इंटरेक्शन करते हैं उसके बारे में पढ़ाया जाता है। तो उसमें इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर है, ह्यूमन राइट्स हैं, यूनाइटेड नेशंस कैसे काम करता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे होते हैं। उसके बाद आप स्पेसिफिक चीज़ों में जा सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड और लेबर लॉज हैं, और उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम लॉज हैं, वो कैसे गवर्न होते हैं। तो एक वाइड एरिया ऑफ स्टडी है ये। और जैसे कि मैंने बताया, ये मैंने अपने हिसाब से थोड़ा डिज़ाइन किया था कि मेरी स्पेशलाइजेशन और मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आप कि अगर आपने बैचलर्स किसी फील्ड में नहीं की बट आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ पढ़ने में, तो आप हमेशा प्रोफेसर से आपके पास क्रेडिट्स स्कोर्स के हिसाब से वहाँ जो सिस्टम आप कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं, तो आप किसी प्रोफेसर से भी आप एक रिक्वेस्ट करके या एप्लीकेशन एक प्रोसेस होता है, तो उसके हिसाब से भी आप वो सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हैं, क्रेडिट के लिए या बिना क्रेडिट के लिए भी। आपने इंडियन लॉ भी पढ़ा है और आपने यूएस लॉ भी पढ़ा, पर इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ा है। अच्छा, अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो कुछ थोड़ा सा हमें एक इंसाइट दीजिए। अगर आपको डिफरेंस और एक सिमिलैरिटी स्पॉट करने के लिए कहा जाए तो दोनों में क्या अलग है, क्या सेम है? वैसे तो इंटरनेशनल लॉ जो उसकी एप्लीकेबिलिटी है वो वाइडर जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके ऊपर है,
और जो इंडियन लॉ है ऑफ कोर्स वो इंडियन स्टेट पे ही लागू होता है, बट जो एक कॉमन चीज़ है वो यूनिवर्सैलिटी ऑफ कॉमन जो प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, जैसे कि हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें, तो जो भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको लिबर्टीज़ राइट्स मिलते हैं वो यूनिवर्सली भी एप्लीकेबल हैं। तो एज सच आप इंडियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ को मतलब जस्टिस है। जी जी, मतलब उसका तो स्पिरिट वही है। जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं वो तो आप सेम ही हैं। और हमारे यहाँ जो लॉ के बच्चे भी हमारा पॉडकास्ट, आपका पॉडकास्ट देखेंगे जी, और वो भी वहाँ परस्यू करना चाहते हैं, आपकी तरह इंटरनेशनल लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी पता करें कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं यूएस के अंदर, कहाँ से पढ़ें, कहाँ से पता करें? तो बेसिकली जो एक बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ बोला जाता है यूएस में उनको आईवी लीग कॉलेजेस बोला जाता है, बट ऐसा नहीं है कि आईवी लीग कॉलेजेस में ही आपको सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलेगी। जो मैंने जहाँ से पढ़ाई की वो आईवी लीग नहीं है, बट जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो आईवी लीग से भी पढ़े हुए हैं। मोर और लेस सेम, इट्स मोर और लेस इट्स सेम। It really depends on how hard you want to work. मतलब आप कितना अपनी हार्ड वर्क पुट इन करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी वहाँ काम आती है जहाँ पे आपके पास यूनिवर्सिटी के रिसोर्सेज आपको चाहिए, या यूनिवर्सिटी के आपको प्रोफेसर्स वहाँ पर चाहिए, या यूनिवर्सिटीज़ का कोर्स वर्क आपको वहाँ पर चाहिए। बट जहाँ तक आपकी बात आती है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं वो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन है। और मैं तो यही कहूँगा कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मतलब आई वुड मतलब रियली बी हैप्पी कि अगर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जाएं वर्ल्ड की, ना सिर्फ यूएस की, बट एक चीज़ है कि आप अपनी मेहनत से आप भाग नहीं सकते। मतलब जो आपकी काम है वो यूनिवर्सिटी आपको कंपनसेट नहीं करेगी, तो आपका जो काम है वो सिर्फ आपको ही करना पड़ेगा। जो आपका हार्डवर्क है उसको यूनिवर्सिटी का नाम कॉम्पनसेट नहीं कर सकता। अगर जो स्किल्स आपने एक्वायर करनी है, अगर आपने एक्वायर नहीं करी और आप उस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, तो यूनिवर्सिटी के नाम से सिर्फ आप किसी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर सस्टेन तो नहीं कर सकते। अगर इन द लॉन्गर रन आप सस्टेन नहीं कर सकते उस चीज़ को, आपको नॉलेज चाहिए। और अभी मैं देख रहा था कि आपका एक लेक्चर हुआ था हमारी लोकल एमडी यूनिवर्सिटी में, तो उसमें आपने स्टूडेंट्स को एड्रेस किया और भी फैकल्टी वगैरह भी थे, तो क्या आपने बताया वहाँ पर हमारे? नहीं, एमडीयू इज़ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी, लोकल नहीं बोलेंगे उसको। हम तो रोहतक बैठे हैं, हमें तो लगता है। अब आप यूएस से एक बंदा पढ़ गया है तो हम रोहतक में, तो हम इसलिए अपने को लोकल बोल रहे हैं। यस, इट इज़ रिनाउंड। जी बिल्कुल। तो एमडीयू की इंटरेक्शन, इट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, कि फर्स्ट टाइम मैं एक यूनिवर्सिटी में अपने एक्सपीरियंसेस को फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पा रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत समय से इस प्रोफेशन में हूँ। कुछ साल पहले तक मैं भी एक स्टूडेंट था और मैं भी उन सेम सीट्स में बैठा था, और उन्हीं सेम सीट से मैं भी सोचता था कि कैसे हम इन चीज़ों को एक्वायर कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और वहाँ तक पहुँचने की एक जर्नी कैसी होती है। तो वो सेम क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में थे, और उन सेम इश्यूज़ पे बात करना स्टूडेंट्स के साथ, और उनके जो क्वेश्चंस थे मोस्टली ने क्या पूछा, कोई जिस्ट में कोई कहता इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, या आपको लगाओ कि ये वर्ड्स तो बाकी सब तक भी पहुंचना चाहिए? फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ने पूछे कि अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कि कैसी वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कैसे उनको, और हम उन
अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए हम क्या कर सकते हैं और बेटर क्या कर सकते हैं, और सब्सटेंटिव क्वेश्चंस पूछे, जैसे कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल क्या काम कर रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो कुछ इश्यूज़ हैं उनके ऊपर उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व क्यों नहीं हो पा रहे हैं वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व, और जो एमर्जिंग इश्यूज़ हैं फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी के, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैसे डील कर रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही प्रेजेंट टाइम के लिए रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस बच्चों ने पूछे, जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जिनके ऊपर मैं भी उनको फ्रॉम माय एंड की उनको गाइड कर सका। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। एक सवाल है लॉ के लिए भी, और हमारे ज़्यादातर जो ऑडियंस है उनके दिमाग में भी, अगर हम दूसरे देश में जाएं, जैसे डेवलप्ड कंट्री में जाएं, अमेरिका जाएं, तो वहाँ की लड़की से शादी कर लें तो क्या हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी? लॉ क्या कहता है इस बारे में? नहीं, अगर आप यूएस की बात करें तो इट्स पॉसिबल सिटीजनशिप के बारे में, कि अगर वहाँ की लड़की से शादी हो जाती है आपकी जी, तो आपको ऑटोमेटिकली ग्रीन कार्ड मिल जाएगा? लड़की या लड़के से। सो एक प्रोसेस है वो। हाँ, वो ऑब्वियसली ऑटोमेटिक जेंडर, लाइक ऑटोमेटिक नहीं है, उसका भी एक प्रोसेस है डॉक्यूमेंट्स का, और आपकी फाइलिंग होती है अलग अलग, आपका वीज़ा आपको चेंज करना पड़ेगा, और फिर आपको ग्रीन कार्ड के लिए अलग से एप्लीकेशन होती है। मैंने नहीं किया तो मेरे को ज़्यादा इसका नहीं, लेकिन आइडिया भी नहीं है। आई एम टॉकिंग टू यू एज पर लॉ क्या कहता है, यूएस का लॉ क्या कहता है? नहीं, वो आपने आपको बता दिया। एप्लीकेबल है, आप हो सकता है जी। और ऑटोमेटिकली कितने समय बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है? लॉ क्या कहता है? अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो उसके आई थिंक 5 से 6 साल के बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। और ग्रीन कार्ड के लिए कितना समय लगता है एज पर लॉ? वो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफेशन में है और किस कैटेगरी के थ्रू आपने ग्रीन कार्ड और वीज़ा अप्लाई किया है। और सबसे बड़ा सवाल स्कॉलरशिप का बताइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी हम पढ़ना चाहते हैं, हमारा इंटरेस्ट है और हम कम्पिटेंट भी हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है यूएस की स्टडी। तो क्या इस तरह का कोई स्कॉलरशिप वगैरह का भी प्रावधान है? जी, नो फॉर श्योर कि एक हर यूनिवर्सिटी है, हर यूनिवर्सिटी में अपनी कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं, तो अलग अलग नाम से होती हैं वो स्कॉलरशिप्स। कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। तो जब आप एक एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं, आपकी एक्सपीरियंसेस क्या क्या रहे हैं, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जो आप प्रोफेसर्स के थ्रू सबमिट करते हैं, तो आपके प्रोफाइल के बेसिस पे आपकी एकेडमिक जर्नी क्या रही है, उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आप कितनी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो वो रेंज करता है 20%, 30%, 50%, कुछ लोगों को 100% स्कॉलरशिप भी होती हैं। और फिर हर यूनिवर्सिटीज़ में फिर अलग ग्रांट होते हैं, अलग अलग नेम्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, आप उनके लिए भी एलिजिबल होते हैं अप्लाई करने के लिए। और कई बार क्या होता है कि एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी होती हैं कि अगर आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ना है, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ना है, अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है, टैक्सेशन करना है, आपको ह्यूमन राइट्स करना है आपको, तो उनकी अलग अलग स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। और यूनिवर्सिटी के बाहर भी फेलोशिप्स होती हैं, स्कॉलरशिप्स होती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। फुल ब्राइट एक बहुत पुरानी संस्था है जो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ वो काम करते हैं और यूएस एजुकेशन को प्रमोट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। और हर साल वो उनकी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं, तो इंडिया से काफ़ी बच्चे फुल ब्राइट के थ्रू जाते हैं यूएस की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, और वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो स्कॉलरशिप्स हैं वो यूनिवर्सिटी लिमिटेड ही हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो स्कोप है स्कॉलरशिप्स का वो थोड़ा ब्रॉड रखें और अलग अलग जगह एक्सप्लोर करें, ना कि एक लिमिटेड यूनिवर्सिटी रिलेटेड ही। जी गौरव जी, आप न्यूयॉर्क में रहते हैं, न्यू दिल्ली और न्यूयॉर्क में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क पाया आपने? हमारे यहाँ पोल्यूशन है वो तो जी नहीं, बट ऑन अ लाइटर साइड पोल्यूशन तो है ही, वो तो कोई इतना एक नोन इशू है
बट पेस ऑफ लाइफ न्यूयॉर्क में भी फास्ट है, न्यू दिल्ली में भी फास्ट है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट न्यू दिल्ली में भी अच्छा है, न्यूयॉर्क में भी अच्छा है। न्यू दिल्ली में मेरा इतना लाइफ मैंने स्पेंड नहीं की, लेकिन चलो आप इंडियन इतना तो पता ही है आपको। न्यूयॉर्क में मैंने ज़्यादा लाइफ स्पेंड की है न्यू दिल्ली के कंपैरिजन में। तो दिल्ली का तो देखो हमें पता है, आप न्यूयॉर्क का बताओ। न्यूयॉर्क में लाइफ बड़ी फास्ट है, पेस फास्ट है, चैलेंजिंग है, हर दिन एक नया चैलेंज है, बट हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। न्यूयॉर्क में लाइफ इट्स ऑल्सो फन, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वॉकेबल है बहुत, साइकिलिंग के लिए बहुत अच्छा है। मैनी टाइम्स क्या होता है कि मैं ट्रेन से उतर के मैं साइकिल लेके ऑफिस चला जाता हूँ। साइकिल्स आर अवेलेबल मतलब पूरी सिटी में कहीं पे भी। तो बड़ा लाइवली एक सिटी है, बड़ी वाइब्रेंट है, मोनोटोनस नहीं लगता कभी भी। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से मिलें और रास्ते में और कभी लाइफ में उससे दोबारा ना मिलें। वहाँ पे डाइवर्स पर्सनैलिटीज़ हैं बहुत। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसको टीवी पे रोज़ देखते हैं उसको न्यूयॉर्क में रास्ते में आप मिल जाएं। तो वहाँ पर लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी डायनामिक है। अलग अलग लोगों से आपको मिलने का मौका मिलता है, ना सिर्फ इंडियन अमेरिकन से, बट होल लॉट ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि अमेरिकन्स भी ऐसे हैं जो मतलब इंडियन अमेरिकन्स भी हैं, अफ्रीकन अमेरिकन्स भी हैं, अमेरिकन्स वो भी हैं जो यूरोप से आके यूएस में सेटल हुए हैं, और फिर वो भी हैं जो हमारी तरह इमिग्रेंट्स हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, प्रोफेशनल वीज़ाज़ पे रहें, ग्रीन कार्ड्स पर हैं। तो आपको इंटरेक्ट करने के लिए आपके पास, बात करने के लिए आपके पास बहुत कुछ होता है, और आप बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। जब आप किसी से मिलते हैं जिनका एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव रहा है लाइफ में, और डिफरेंट जर्नी रही है, लिव्ड एक्सपीरियंसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरीके से आप ज़िंदगी जीते हैं और आपकी जिस तरीके से आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं उस लाइफ को जीने में, और जब वो चीज़ आप किसी और से सुनते हैं जिनकी कम्प्लीटली डिफरेंट रही है, तो वो बड़ी सीखने को मिलती है चीज़ें। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि आज रात की मेरी फ़्लाइट है। हाँ, ये तो बहुत इमीडिएट फ्यूचर हो गया। यूएस में आप जो काम कर रहे हैं जी, उसको लेकर के फ्यूचर प्लान्स क्या? अभी फ्यूचर प्लान्स डाउन द लाइन तो यही है कि जो अभी मैं करंट जॉब कर रहा हूँ एज ए पॉलिसी एनालिस्ट विद सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट, इसको कंटिन्यू करें, बट इसके साथ साथ एक पैरेलली अपनी एक्सपर्टीज़ है जो इसको इन्हांस करते रहें, क्योंकि अगर हम बात करें स्किल डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इनोवेशन इतनी ज़्यादा हो रही है एवरी डे, नॉट जस्ट कि हर साल या कुछ महीनों में की बात नहीं है, हर दिन आप कुछ ना कुछ इनोवेशन नहीं सीखते हैं। तो मेरा ये एम है डाउन द लाइन कि मैं अपनी स्किल्स को कैसे और इन्हांस करूं, कैसे उनको और अच्छे से डेवलप करूं, और एक ना सिर्फ एक एज अ पॉलिसी एनालिस्ट अपने आप को एस्टेब्लिश करने के बजाय प्रोफेशनली एक एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, और उसको कैसे मैं एक आगे लेके जा सकूं, और ना सिर्फ प्रोफेशनली बट आल्सो ऑन अ पर्सनल गोल के हिसाब से भी। अब हम लास्ट सवाल पे आते हैं। जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, ऐसी कौन कौन सी स्किल है हमारे यूथ को जो अभी ग्रेजुएशन करें किसी भी स्ट्रीम में, बीए, आपने तो प्रोफेशनल कोर्स किया है, एलएलबी, बाकी जो जनरल कोर्स भी कर रहे हैं आर्ट्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, कौन कौन सी ऐसी स्किल हैं जो 2025 ऑनवर्ड्स उनके बगैर आप किसी भी फील्ड में सरवाइव नहीं कर सकते? उनको अपने आप को अप स्किल कर लेना चाहिए, करना ही पड़ेगा अगर हमको सरवाइव करना है तो। अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज़ की जो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि ग्रोथ करेंगी या ग्रोथ ऑलरेडी कर रही हैं, टेक फील्ड में, हेल्थ फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, तो बट उसके अंदर भी आपके पास बहुत स्पेशलाइजेशंस हैं जो आप कर सकते हैं, जो आने वाले टाइम में बहुत ही रेलेवेंट रहेंगी फील्ड। बट अगेन ये चीज़ें बहुत ही जल्दी डेवलप हो रही हैं हर फील्ड में, तो ऐसा नहीं है कि एक फील्ड कम्प्लीटली ऑब्सोलीट हो जाएगी, उस फील्ड के लिए भी कोई ना कोई नई इनोवेशन आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आप लॉ में स्किल्स सीखते हैं वो मोस्ट ऑफ द प्रोफेशंस में बहुत ट्रांसफरेबल होती हैं, कि कोई भी आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स है, आपकी स्पीकिंग है, ऑडिटरी स्किल्स हैं, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, आपकी तो ये स्किल्स दूसरी जॉब्स में भी ट्रांसफरेबल हैं। मैं ये भी साथ में जानना चाहूँगा कि एआई ने कितना चैलेंज कर दिया है आजकल की पढ़ाई को, आजकल के सिस्टम को। कई जगह ये भी कहा जाता है कि एआई आने के बाद आपको अगर एआई स्किल्स नहीं पता तो आपके लिए सीरियस चैलेंज है। मैं कहूँगा कि एआई ने लाइफ बड़ी इजी कर दी है, क्योंकि आप जो टास्क आप कुछ घंटे लगा के करते थे या कुछ दिन लगा के करते थे, अब वो चीज़ मिनटों में हो जाती है। बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि असाइनमेंट्स बनाना बड़ा इजी हो गया है, बट वो प्रोफेसर्स के लिए भी इजी है उनको कैच करना कि ये असाइनमेंट चैट जीपीटी या एआई से बनी हुई है। तो बट अगर आप एआई से भी काम करवाना चाहते हैं तो देन यू नीड टू नो कि उससे काम कैसे होता है जी। अगर एक आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं किसी भी एआई में, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी में भी, वो डिपेंड करता है कि आप वो प्रॉम्प्ट कैसे लिख रहे हैं और कितना अच्छे आपने क्लियरली डिफ़ाइन किया है उस प्रॉम्प्ट को लिखने के लिए। तो एआई एक चैलेंज नहीं कॉन्स्टिट्यूट करता मैं। एआई इज़ अ वेरी यूज़फुल एंड एसेंशियल टूल हमारी डे टू डे लाइफ को ईजी करने के लिए। बट अगेन द पॉइंट बीइंग कि आपका जो हार्डवर्क है, आपका जो स्किल डेवलपमेंट है और आप जो अपने स्किल्स को इन्हांस करने के लिए पुट इन मतलब काम हार्डवर्क पुट इन करना चाहते हैं, उसको एआई या कोई भी यूनिवर्सिटी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो एक ये कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस है आपके लिए लाइफ में, और ये कांस्टेंट लर्निंग प्रोसेस ही चलती रहनी चाहिए कि और इसीलिए एक रीज़न था कि मैंने लॉ सब्जेक्ट चूज़ किया कि एक लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट और ऐसी फील्ड है जहाँ पे लर्निंग लाइफ लॉन्ग कभी नहीं रुकती, और यही सबसे अच्छी बात है लॉ की। जी, तो गौरव जी, वैसे बात तो आपसे बहुत करनी थी लेकिन समय की सीमा है और हमारा पॉडकास्ट भी काफ़ी लंबा हो गया है। खैर, आज आप एक जींद का लड़का और न्यूयॉर्क में पॉलिसी एनालिस्ट है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए इस तरह से काम करता है, और आपने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही सधे हुए शब्दों में आपने आज जो हमारे यूथ के लिए एक बताया है कि अगर आप अपनी रास्ते पे सही मेहनत करेंगे तो आपकी कोई भी मंजिल जो है वो दूर नहीं है जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सर। आज रात को आपकी फ़्लाइट है और अगली बार जब भी आप आएंगे तो हम दोबारा से सेशन 2 करना चाहेंगे, और जब तक आपकी फ़्लाइट न्यूयॉर्क लैंड होगी हम आपकी इस पॉडकास्ट को पूरा तरीके से आप तक एक लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, और होप यू ऑल्सो एंजॉयड। हमें तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड आई होप कि जो मैंने बोला किसी ना किसी को कभी ना कभी कोई यूज़फुल चीज़। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।